नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त हरीश गोल। आज हमारे साथ बजट की चर्चा में जुड़े हैं सीए समीर अग्रवाल जी। बहुत सारे प्रोफेशनल फोरम पर अपनी स्पीच देते रहे हैं और साथ ही इन्फोग्रीन कॉरपोरेशन में जो एक यूएस बेस्ड आईटी कंपनी है उसमें ग्लोबल टैक्स हेड हैं। तो इनके साथ आज हम चर्चा करेंगे बजट के हर एक एस्पेक्ट पर। बात होगी आम आदमी के लिए कैसा है ये बजट, इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा और साथ ही साथ क्या ऐसे बदलाव हैं जो इंडस्ट्री अभी भी चाह रही है इस बजट से। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार हरीश जी। और बजट आ गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो उनके पिटारे में था वो सब निकाल करके दे दिया है। तो आप सबसे पहले तो यही बताएं कि ये बजट एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा है। जी हरीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस फोरम्स। और बजट आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। जब बजट आया था सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट रिएक्शन था इस बजट पर वो यही था कि यह बजट जो नई टैक्स रिजीम लेकर के आए हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसके बीच ही डिस्कस किया जाएगा। पर मैं आपको अगर ओवरऑल बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस बजट का ना केवल हमारे देशवासियों को इंतज़ार था बल्कि पूरा विश्व भी इस बजट की तरफ टकटकी निगाहें लगाए देख रहा था। क्योंकि जब आज एक जो विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही हैं, तो जो पूरा विश्व है वो आज भारत की तरफ उम्मीद लगा के देख रहा है कि भारत अपनी इकनॉमी को कैसे ग्रो कर रहा है। आप देखिए हमारी इकनॉमी 6.5% जीडीपी रेट से ग्रो कर रही है, जबकि आप देखिए जो रसिया की है वो 3% करीब नेगेटिव से है। जो आप यूएस की देखिए 1%, चाइना 3%, यूके 1%, इस तरह भारत सेम टॉप पे चल रहा है। तो यह एक ऐसा बजट बनाया गया है जो कि समाज के हर वर्ग को साथ लेके चला है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें आप देखिए सबका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए देखिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए आप देखिए जो उनकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी उसको 15 से 30 लाख कर दिया गया। जो MIS में वो पैसा रखते थे पोस्ट ऑफिस में, उसकी लिमिट्स बढ़ा करके 4.5 लाख से 9 लाख कर दी गई है। जॉइंट अकाउंट के केस में वो लिमिट्स बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। जो महिलाएं हैं उनकी सशक्तिकरण की बात की गई है, उनके लिए भी 2 लाख रुपए तक की एक 7.5% पे एक स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आई है। जो देश के जवान हैं उनके लिए भी जो अग्निपथ स्कीम है उसको टैक्स एग्जम्प्ट किया गया है। किसानों के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं इस बजट में। उनकी जो खेती है उसको उसमें डिजिटाइजेशन करने की बात की गई है, स्टार्टअप को ऐड करने की बात की गई है कि किस तरह मोटे अनाज पे बात की गई है कि मोटे अनाज को कैसे प्राथमिकता दी जाए। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का टारगेट रहा है 2025-26 तक जो हमको जो कंसोलिडेशन करना है फिस्कल टारगेट्स का, उसको 4.5% पे लाना है। पिछले बजट और इस बजट में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उस दिशा में काफ़ी अच्छी तरह बढ़ रही है। आज़ादी के अमृत काल के जो 25 वर्ष हैं उसमें यह बजट उस अमृत काल की एक नींव रखने वाला बजट इसको कहा जा सकता है। यह है। गवर्नमेंट भी जैसा इसे प्रिटेंड ही कर रही है, बता ही रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, सप्तऋषि बजट के नाम से इसको लेकर आए हैं। लेकिन इंडस्ट्री इस बजट को लेकर के किस तरीके का रिस्पांस दे रही है? क्या इंडस्ट्री की आशाओं पर खरा उतरा ये बजट? देखिए परफेक्शन वर्ड तो आपको पता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पूरी चीज़ें नहीं होती हैं। पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए बजट काफ़ी अच्छा रहा है। ख़ास तौर से देखिए गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 33% की ग्रोथ करके 10 लाख करोड़ रुपए जो इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करने की बात करी है, जिसमें पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, हाईवे बनेंगे और भी बहुत डेवलपमेंट होगा, तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और बहुत सारी इंडस्ट्री मूव करेंगी उससे, तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। मैं जिस सेक्टर से आता हूँ टेक्नोलॉजी सेक्टर से, उसमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI उसका प्रयोग बढ़ाने की बात की गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मेक AI इन इंडिया बनाएंगे, AI यूज इन इंडिया बनाएंगे और इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी आप देखिए 2.4 करोड़ रुपीज़ किया गया है, जिसमें वो नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात की गई है। 400 वंदे भारत चलाने तक की बात की गई है। स्टार्टअप के लिए है, MSME के लिए है। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, नए स्कूल्स बनाने की बात की गई है। 157 जो मेडिकल सेक्टर है उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट, नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात की गई है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये बजट डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी फोकस है। तो ओवरऑल अच्छा बजट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा बन पड़ा है ये बजट। ये है।
ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के उतना ज़्यादा बजट में चीज़ें नहीं बताई गई, क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक शब्द भी संसद में जीएसटी को लेकर के नहीं बोला। तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ खास आया है इस बजट में? देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स में हरी जी ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके एक नहीं 12 बजट आते हैं हर साल। जीएसटी काउंसिल हर हर महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। अभी 18 फरवरी को दिल्ली में है, तो बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो वहाँ पे लिए जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी की गई हैं। जो आपको पता है कि जो कंपनी एक्ट है उसकी सेक्शन 135 के जो है उसके हिसाब से हर कंपनी को 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट्स का आपको उसको सीएसआर एक्टिविटीज़ में खर्च करना पड़ता है। पर उसमें क्या है, कंपनी अगर इन हाउस करती हैं तो वो अगर जैसे एम्बुलेंस परचेज करी किसी हॉस्पिटल के लिए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, तो जो इनपुट क्रेडिट है जब है उसके ऊपर उन खर्चे के ऊपर उसको लेके काफ़ी लिटिगेशन बना हुआ था कि उसमें उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखिए कोर्ट के डिफरेंट डिसीजन रहे हैं। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी रही है केरला की, उसने कहा कि ये नहीं मिलेगा, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। यूपी की जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने कहा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की जो अथॉरिटी रही है उसने कहा कि इसमें मिलेगा। पर अब फाइनली गवर्नमेंट ने इस लिटिगेशंस को दूर किया है। उन्होंने कहा है कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा और ये आगे से व्यवस्था लागू करी है, पिछला उन्होंने कहा टच नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा क्लारिफिकेशन है। दूसरा, हम लोग इंडस्ट्री में एक जो प्रॉब्लम रेगुलर फेस करते थे, बहुत सारे एसएससी को दिक्कत आती थी कि आपने अगर एक्रूअल बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग की हुई है और आपने अपनी इनकम शो कर दी, पर जो टीडीएस है वो सामने वाले ने पार्टी ने आपका टीडीएस नहीं काटा या अगले साल जमा किया, तो एक मिसमैच आता था। जबकि सेक्शन 199 इनकम टैक्स की वो कहती है कि इफ़ यू वांट टू क्लेम अ टीडीएस बेनिफिट्स यू हैव टू ऑफर द इनकम। तो वहाँ पे मिसमैच आता था कि इनकम एक साल में दिखा दी, टीडीएस अगले साल में। तो वो सेक्शन 155(20) में एक बहुत अच्छा टैक्स प्रोविजन लेकर के आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ की एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो असेसिंग ऑफिसर्स को, 2 साल के अंदर कर सकते हो, और वो उसका ऑर्डर पास करके जो आपका टीडीएस कटा हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है जो लिटिगेशंस को हैंडल करेगा, ये है। लेकिन इस बजट में जो सबसे ज़्यादा शोर मचा वो मचा न्यू टैक्स स्लैब को लेकर, जी 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 क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब ने बाकी सभी चीज़ों को दबा के रख दिया। जी 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 और एक आम आदमी चाहता था कि उसे कुछ राहत मिले। तो क्या ये नया जो टैक्स का स्ट्रक्चर ये लेकर आए हैं, ये आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने वाला है? बिल्कुल हरीश जी, गवर्नमेंट इस पे पिछले 2-3 साल से काम कर रही थी नए टैक्स स्ट्रक्चर पे, और कॉर्पोरेट में तो वो पहले भी लेकर के आ गए थे और इसको भी लेकर के आए थे, पर इस बार काफ़ी तैयारी के साथ में आए हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन दिया है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो किया है कि गवर्नमेंट ने जो पहले 5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट 87A में थी, उसको करके 7 lakhs कर दिया है। जो एक जो डिफरेंस था कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली स्कीम में मिलती है, नई में नहीं मिलती है, गवर्नमेंट ने उसको भी इक्वल कर दिया कि आप यहाँ भी 50,000 की रिडक्शन लीजिए। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स स्लैब्स में चेंज कर दिया। अब देखिए, जो है 0 से 3 लाख तक नील टैक्स है, 3 से 6 लाख तक है वो 5% है, 6 से 9 लाख तक है वो 10% है, 9 से 12 जो है वो 15% है, 12 से 15 है वो 20% है, 25% का कोई स्लैब नहीं है, फिर 15 लाख से 30% है। तो देखिए, 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो सर वहीं पर ही एक आम आदमी आज कंफ्यूज है कि उसे किस स्लैब में जाना चाहिए, किस रिजीम में जाना चाहिए, ओल्ड में जाए कि न्यू में जाए? सर देखिए, ये माया जाल है। मैंने कुछ हद तक इसको दूर करने की कोशिश करी है और मैंने एक ये पूरा चार्ट बनाया है इस चीज़ को ध्यान में रख के। तो मैं जैसे 7.5 लाख तक का मैंने बता दिया कि उसमें तो आप नई स्कीम में रहिए। पर आप देखिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, और आप अगर 2 लाख रुपए 2 से 3 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बच्चों की स्कूल की फ़ीस की पेमेंट कर रहे हो, आपका एज हाउसिंग रेंट अलाउंस है आपका, या बैंक से लोन ले रखा है इसका इंटरेस्ट का हाउसिंग पे, ये सारी आप 2 से 3 लाख की रिडक्शंस ले रहे हो, उसके बावजूद भी 15 लाख रुपए तक अगर आप कर रहे हो, बल्कि 20 लाख रुपए तक है, तो आपकी नई स्कीम में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। 10 लाख रुपए तक पे आपको 12,500 की सेविंग आएगी। 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो आपको 22,500 रुपये की सेविंग आएगी। 15 लाख पे भी 22,500 की होगी और 20 लाख पे भी 22,500 की सेविंग होगी। पर जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आप 20, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख में आप के स्लैब में आप जाते हो इनकम में,
तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी ईएमआई ज़्यादा जा रही होती है, आपके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहते हैं। तो अगर आप उसमें अगर 4 से 5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट करते हो सेक्शन 80C वगैरह में, तो आपको ओल्ड स्कीम में थोड़ा सा फ़ायदा मिलने लगेगा, 7,500 रुपये करीब का, या थोड़ा सा और कुछ फ़ायदा मिलने लगेगा। पर मेरा ये मानना है, जो गवर्नमेंट का भी पर्पज़ रहा है इस स्कीम का, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग रखो और इनकम टैक्स को अलग रखो। यहाँ पे आप अपनी इनकम डिक्लेयर करो, टैक्स रेट डिफाइंड है, आपको कोई पेपर ना अपने एचआर डिपार्टमेंट को करना है, ना इनकम टैक्स ऑफिस को देना है, ना कोई स्कूटनी, ना कुछ। जो कुछ है वो आपने सबमिट किया, उसके बेसिस पे आपका असेसमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, 2024-25 से जो एप्लीकेबल है, तो आप पे उस टाइम पे आपको इसकी डिक्लेरेशन फाइल करनी है। आप बाय डिफ़ॉल्ट नई स्कीम में आ चुके हो, आपको अगर पुरानी स्कीम में जाना है तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के तब आप जा कर के पुरानी स्कीम में माने जाओगे। पर गवर्नमेंट ने जैसे अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं जो संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि इसमें 50-60% तक गवर्नमेंट को उम्मीद है, कंजर्वेटिव उस पर, कि लोग मूव कर जाएंगे। और आप देखिए अगले साल बजट तक गवर्नमेंट इसको स्कीम को पूरा 100% मूव आप कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इसमें सिंप्लीफिकेशन चाहती है। वो इसका एक नया फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो सरचार्ज है उसको भी 37.5% है 25% कर दिया है हाई रिच इनकम को। लेकिन सर, जहाँ तक बात करें हम एमएसएमई की, क्योंकि एमएसएमई को बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, तो एमएसएमई या फिर स्टार्टअप्स, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घोषणाएं मुझे यहाँ होती नज़र नहीं आई, क्योंकि एमएसएमई बड़ी आशा के साथ में इस बजट को देख रहा था, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें एक एमएसएमई का रोल बहुत ही बड़ा है। तो क्या एमएसएमई के लिए कुछ ऐसा खास आया जो इस बार एमएसएमई को बूस्ट करेगा? हरी जी, चाहे ये बजट रहा हो, चाहे पिछले बजट रहे हो, पिछली गवर्नमेंट के हों, गवर्नमेंट का एमएसएमई पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हमारी जीडीपी का 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है। हमारे देश में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट एमएसएमई से करता है। तो गवर्नमेंट ने इस बार ध्यान रखा है। एमएसएमई का एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि टाइमली पेमेंट नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके लिए गवर्नमेंट ये लेके आई है कि अगर आप एमएसएमई के साथ बिजनेस कर रहे हो तो एमएसएमई एक्ट है जो 2006, उसकी सेक्शन जो 15 है, उसमें ये है कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपको 45 डेज मिलेंगे एमएसएमई की पेमेंट करने के। एग्रीमेंट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 डेज का टाइम मिलेगा। तो आपको इस टाइम के अंदर आप पेमेंट करोगे तो आपका एक्सपेंसेज अलाउड होगा। अगर आप नहीं करोगे इस टाइमलाइन के अंदर पेमेंट तो आपका एक्सपेंसेज डिसअलाउड होगा। इसके अलावा एमएसएमई को एक दिक्कत ये आई थी कि कोविड टाइम पे उनकी बहुत सारी मनी फॉरफिट हो गई थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। इस बजट में गवर्नमेंट ने वहाँ भी रिलैक्सेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम 95% जो है वो मनी हम आपको रिम्बर्समेंट आपको करेंगे। अब प्रेजेंटिव टैक्सेशन में भी अगर एमएसएमई 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है तो वहाँ भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रोफेशनल्स के केस में 50 लाख से 75 लाख की गई है। कुछ 9,000 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करी है क्रेडिट गारंटी स्कीम में, तो अच्छा है। स्टार्टअप की बात की जाए तो देखिए कितना स्टार्टअप इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। 3rd इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड वाइड इंडिया में। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि जो आपके 10 ईयर्स के प्रॉफिट है उसमें से किसी 3 ईयर्स के प्रॉफिट को आप एग्जम्प्ट करा सकते हो इनकम टैक्स से। तो उन्होंने क्या किया परंतु उसका आपको गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और वो लिमिट जो है वो 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो रही थी। तो उसको जो इनकॉर्पोरेशन है स्टार्टअप का करना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने उसको 1 साल बढ़ा दिया है कि आप अपने स्टार्टअप को 2024 तक इनकॉर्पोरेट करा सकते हो गवर्नमेंट तक, तो आपको सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा क्या होता है, ये स्टार्टअप को जनरली कंपनियां टेक ओवर कर लेती हैं। स्टार्टअप के पास लॉसेज होते हैं, वो लॉसेज की लिमिट थी 7 ईयर्स तक, कि आप 7 ईयर तक वो लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने वो 7 ईयर्स को भी 10 ईयर्स कर दिया है। तो ये दोनों जो चीज़ें करी हैं एमएसएमई के लिए और स्टार्टअप के लिए, इस बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं, ये मेरा मानना है। मूव्स गवर्नमेंट का थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को अमीरों की सरकार कहा जाता है, और एक तरफ आप हाई क्लास लोगों के लिए सरचार्ज में कमी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से सहारा देने वाली बात है। देखिए गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, वो हमेशा रेवेन्यू न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि ठीक है अगर 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, जिनको सुपर रिच कहा जाता है, उनका जो सरचार्ज है वो 37.5% से 25% कर दिया। जो टैक्स रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स रेट थी वो 42% इनकम टैक्स रेट थी,
उसकी वजह से अब 39% हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट दिया है। पर दूसरे हाथ गवर्नमेंट ने इस बेनिफिट को लेने की भी कोशिश करी है। आप देखिए सेक्शन 54 है इनकम टैक्स एक्ट की, अगर आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेते हो तो अभी तक आपका अनलिमिटेड आपका कैपिटल गेन एग्जाम था। वहाँ पर उन्होंने 10 करोड़ की लिमिट डाल दी है कि जो सुपर रिच पर्सन है अगर वो कोई प्रॉपर्टी बड़ी सेल करते हैं तो भैया हम सिर्फ 10 करोड़ तक का ही टैक्स का बेनिफिट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसके अलावा क्या होता है, अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो लाइफ इंश्योरेंस का तो उसकी मेच्योरिटी पे जो आपको रिसिप्ट्स आएंगी, मेच्योरिटी रिसिप्ट, उसको भी गवर्नमेंट ने इस बजट में टैक्सेबल कर दिया है। उसमें बस ये है कि अगर डेथ के केस में आती है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। तो आप देखिए कुछ कहीं एक हाथ दिया एक हाथ लिया है गवर्नमेंट ने, ये है। सर ये ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत ढोल पीट रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जब बात आती है लिटिगेशन की, लिटिगेशन में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं मल्टीपल लिटिगेशन है हमारे पास में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिटिगेशन के लिए क्या काम इस बजट में हुए? देखिए जो बजट में बताया गया है कि करीबन मोर देन 30,000, आई थिंक 34,000 करीब है जो कंप्लाइंसेज हैं गवर्नमेंट ने ख़त्म करी हैं। 3,400 करीब प्रोविजंस ख़त्म किए हैं और 2 बहुत अच्छे चेंजेज आए हैं। एक CSR मैंने आपको बता ही दिया, एक काफ़ी बड़ा है कि जैसे मैं खुद इंडस्ट्री में इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि जो भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर होते हैं उनके अगेंस्ट में हम जब CIT अपील में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, 4-4, 5-5 साल से केस मूव नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक जो पुरानी सेक्शन थी जो 2000 में उन्होंने हटा दी थी उसको रीस्टोर किया, सेक्शन 246, और उन्होंने कहा कि हम 100 जॉइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर है वो हम डेप्यूट करेंगे इन जो पेंडिंग केसेज हैं। परंतु उसमें उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये केसेज जो एक हाई डिमांड के केसेज नहीं होंगे, जहाँ पे बहुत टैक्स डिमांड है, जो छोटी डिमांड्स है या छोटे मोटे लिटिगेशन हैं, कम से कम उस तरह के केसेज ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है कि इसको किस तरीके से इसको ठीक करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। कुछ टाइम लाइन में भी चेंजेस किया है। प्रैक्टिकली हम लोग डिफ़िकल्टी फील करते थे कि जो नोटिस इशू होते हैं स्कूटनी के, उसमें जो टाइम लाइन थी वो 9 मंथ होती थी फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, उसको वो 12 मंथ कर दिया है। क्योंकि क्या होता है 3 मंथ तक तो नोटिस ही आता है, फिर 6 मंथ बचते थे, तो ऑफिसर को भी दिक्कत होती थी, हमको भी दिक्कत होती थी उस टाइम लाइन पर क्लोज करने का। तो उसको उन्होंने 9 मंथ से अब 12 मंथ्स कर दिया। तो इस तरह करके कई जगह उन्होंने टाइम लाइन में चेंजेस किए हैं। कई जगह अच्छे हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर वी हैव टू बी बैलेंस इन लाइफ, ये है। कहीं ऐसा लग रहा है इस पूरे बजट में कि अभी और सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि देखिए सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, अभी कुछ ऐसी चीजें जहां रह गई हैं और वहां इंडस्ट्री चाह रही थी और वो काम नहीं कर पाई। बिल्कुल, हमेशा देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, ये है बजट में भी है। डेफिनेटली कुछ जगह जो है वो सिंप्लीफिकेशंस है। आप देखिए जैसे मैं जब ग्लोबल लेवल पर टैक्सेस देखता हूँ तो देखिए UAE मिडिल ईस्ट में सिर्फ 5% वैट रेट है जी। सिंगापुर जाता हूँ तो वहाँ पे 7% है जी। कुछ और US वगैरह में देखता हूँ तो वहाँ पे सेल्स एंड यूज टैक्स है वो 8 to 10% करीब टैक्स रेट है। UK में 19% है। पर आप देखिए इंडिया में चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, कितनी रेट्स हैं, कितने सरचार्ज हैं, कितने एजुकेशन सेस हैं, कंपेंसेशन सेस हैं, तो टैक्स रेट्स तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट को सिंप्लीफिकेशंस है। ग्रीवेंस सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंप्लेंट बहुत टाइम तक पेंडिंग पड़ी रहती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने हैं। डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा करने की है। कुछ चीज़ों में जो हमारी जैसे जेन्युइन डिमांड रही है इस बार हमने भी करी थी कि जैसे क्या होता है इनकम टैक्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, GST में काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही है इंडस्ट्री की अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है कि उस लेवल पर जा कर के हम लोग फाइट कर सकें ऑफिसर लेवल से ऊपर उठ करके, तो वो इस बजट में है। कंप्लाइंस एज को लेकर के GST में देखिए काफ़ी दिक्कत आती है कि जो आपको पता ही होगा कि रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज है जो ले रहा है उस पर सारी कंप्लाइंसेज डाल दी हैं कि उसको सप्लायर की भी कंप्लाइंसेज चेक करनी है, तभी वो इनपुट क्रेडिट ले पाएगा कि सप्लायर ने अपना GSTR1 फाइल किया कि नहीं किया, GSTR3 फाइल किया कि नहीं किया, तब उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ओवरऑल लेवल पर गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर ये देखने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें जो पिछले बजट में अनाउंस की गई, जैसे मैं बताऊं आपको जो SEZ है, पिछली बार ये SEZ में उन्होंने कहा था कि हम SEZ की नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको हम रिवैम्प कर रहे हैं। कमेटी बनाई इन्होंने, 30 नवंबर तक की डेडलाइन लगी थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तक इस फील्ड में अभी कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई है कि क्या नई स्कीम है। तो कुछ एरिया हैं डेफिनेटली जो गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है, मेरा ये मानना है नेक्स्ट बजट में या आगे आने वाले टाइम में।
चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी जो बजट से हम लोग अभी अवेयर नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे ही और बहुत सारे एनालिसिस लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ में हम आपके बीच में आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। और सर बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे बीच में आए, आपने बहुत ज़्यादा समय दिया हमें जी। उसके लिए। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ में हम आपको मिलने वाले हैं।